Hello everybody. In this session, we will study the deductions under section 80G. Section 80G is related to the donations to certain relief fund, charitable institutions. So let's start with our section 80G. Now first, eligible assessee. तो 80G की डिडक्शन कौन कौन ले सकता है? एनी एसएससी, ऑल द कैटेगरीज, वेदर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, company. All the assessees can claim the deduction under section 80G. Now next, eligible deduction. अब डिडक्शन कितने की मिलेगी? ठीक है, तो जो डिडक्शन है that will be sum paid as a donation to eligible fund or institution. मतलब आपने जो भी सम दिया है किसी भी फंड को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, लेकिन उसकी कुछ लिमिट्स हैं. अब वो लिमिट्स क्या हैं? दैट इज क्वांटम ऑफ डिडक्शन. तो यहां पर हम इसे समझने के लिए जो हमारी कैटेगरीज हैं डोनेशन की, एलिजिबल डोनेशन की, उसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पहले. ठीक है, ये 4 पार्ट्स क्या हैं? देखिए, पहला है डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट. मतलब अगर आप कोई भी डोनेशन देते हो कुछ फंड्स को, कुछ ट्रस्ट को, वो वहां पर वो 100% डिडक्शन के लिए एलिजिबल है और उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है. मींस आप कितना भी दीजिए, जितना आप देंगे डोनेशन, उतना अमाउंट आपको एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G मिल जाएगा. ठीक है. सेकेंड कैटेगरी है डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 50% डिडक्शन. मींस आप जितना डोनेशन देंगे उसका 50% आपको डिडक्शन के रूप में मिलेगा विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, और उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होगी. ठीक है, जितना आपने दिया, अगर मैंने सपोज कीजिए कहीं 50,000 दिया किसी ट्रस्ट को, वो 50% में आता है, तो यहां पर मुझे 25,000 की डिडक्शन मिल जाएगी. मुझे कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. थर्ड है डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट. मतलब वो डोनेशन जो आप 100% काउंट तो होंगी, आपने जितना दिया आपको मिल तो सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, वो कुछ लिमिट है. अब ये जो क्वालिफाइंग लिमिट है, ये क्या होती है? ये क्वालिफाइंग लिमिट होती है कि आपको मैक्सिमम आपकी जो एडजस्टेड टोटल इनकम है उसका 10% आप डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं. मैं अभी दोबारा से इसको डिटेल में समझाऊंगी. पहले एक बार हम ये 4 कैटेगरीज कंप्लीट करते हैं. ठीक है. तो थर्ड हमने पढ़ा डोनेशंस क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन. आपको 100% डिडक्शन मिल सकती है, लेकिन वो कंडीशन अगर आप पूरी करते हो. ठीक है, सब्जेक्टेड टू क्वालिफाइंग लिमिट. एंड द फोर्थ कैटेगरी डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 50% डिडक्शन. ठीक है, जितना भी दिया उसका 50%, अगेन सब्जेक्टेड टू क्वालिफाइंग लिमिट. लेकिन यहां भी अगेन दोबारा से क्या आ गई है? लिमिट आ गई है. अब ये क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है? देखिए, एक होता है ग्रॉस टोटल इनकम और एक टर्म होती है एडजस्टेड टोटल इनकम. अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए, समझिए पहले. देखिए, ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है आपने अलग अलग हेड से जो इनकम अर्न की, जब आप उसे एग्रीगेट कर देते हो तो ये जो आंसर आता है, इस आंसर को बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम. फॉर एग्जाम्पल, एक असेसी है जिसके जो सैलरी रिसीव करते हैं अंडर द हेड सैलरी, उनका एक घर भी है जो उन्होंने लेट आउट किया हुआ है, तो वहां से उन्हें रेंट मिलता है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. इसके अलावा उन्होंने बैंक में एफडी की हुई है जहां से उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, दैट कम्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. इसके अलावा उनका लेट इट एक कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है. तो यहां पर जो असेसी है वो अलग अलग हेड से इनकम अर्न कर रहा है. जब हम इन सारे हेड्स की इनकम को ऐड कर देते हैं तो जो हमारा आंसर आता है ना, उस आंसर को कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम. नाउ अब एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है? जब हम ग्रॉस टोटल इनकम में से सारी डिडक्शन मतलब डिडक्शंस फ्रॉम सेक्शन 80C से लेकर 80U तक, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, डिडक्शंस फ्रॉम 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन. लेकिन ध्यान रखना 80G नहीं आएगा उसमें, 80G वाली डिडक्शन नहीं आएंगी. इस G को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी डिडक्शन है C से लेकर U तक की
जब आप ये डिडक्शंस अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस कर देंगे तो ये जो आंसर आता है दैट आंसर इज कॉल्ड द एडजस्टेड टोटल इनकम। समझ आया? तो एडजस्टेड टोटल इनकम का फॉर्मूला क्या हुआ? ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। 80G को नहीं लेना हमें उसके अंदर, ठीक है। नाउ अब क्वालिफाइंग लिमिट जो हमने वर्ड पढ़ा था थर्ड और फोर्थ अपनी कैटेगरी के अंदर, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, तो ये कहता है कि एक तरफ आपने जितना अमाउंट डोनेशन में दिया, एक तरफ तो वो वाला अमाउंट होगा और दूसरी तरफ आप अपनी एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% निकाल लीजिए। इन दोनों में से जो लीस्ट होगा, विच एवर इज लीस्ट, ठीक है, उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। ठीक, अच्छा, कुछ और भी कंडीशंस हैं इसके लिए। अगर आप डोनेशन इन काइंड देते हैं, मतलब आप गुड्स देते हैं, आपने कहीं कोई खाने का सामान दिया, कपड़े दिए, कुछ भी दिया, तो उसके लिए आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेकेंड थिंग, अगर आप कैश में डोनेशन देते हैं कोई भी, तो कैश डोनेशन सिर्फ 2000 तक की अलाउड है। 2000 से ज्यादा की डिडक्शन के लिए आपको बाय चेक, बाय ड्राफ्ट और बाय एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आपको वो डोनेशन देनी है। सेकेंड कंडीशन क्या है? जो डोनेशन आपने यहां पे क्लेम की है उसे आप कहीं और क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं हम। अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट कैटेगरी जो थी हमारी एलिजिबल डोनेशन के अंदर, डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट मतलब हम यहां पर एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% नहीं निकालेंगे, जितना डोनेशन दिया उतना पूरा का पूरा एटीजी के अंदर डिडक्शन के रूप में क्लेम कर लेंगे। तो ये डिडक्शन आप, ये वाली जो डोनेशन है आप कहाँ कहाँ दे सकते हो, देखिए नेम्स हैं। नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर आर्मीना अर्थक्वेक रिलीफ फंड, अफ्रीका फंड, द नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस, चीफ मिनिस्टर्स अर्थक्वेक रिलीफ फंड महाराष्ट्र, एनी फंड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात exclusively for providing relief to the victims of Gujarat earthquake, any Jila Saksharta Samiti for primary education in villages and towns and for literacy and post-literacy activities, National Blood Transfusion Council or any state blood transfusion council whose sole objective is the control, supervision, regulation or encouragement of operation and requirements of blood banks. Any state government fund set up to provide medical relief to poor, the Army Central Welfare Fund or Indian Naval Benevolent Fund or Air Force Central Welfare Fund established by the Armed Forces of the Union for the welfare of past and present member of such forces or their dependent. कंटिन्यू है लिस्ट आपकी, सेम लिस्ट। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर साइक्लोन रिलीफ फंड 1996, नेशनल इनलेस असिस्टेंस फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड और लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, नेशनल स्पोर्ट्स फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल कल्चरल फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये लिस्ट आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। मैं अब सेकंड कैटेगरी पर आ रही हूँ। हमने पढ़ा था डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 50% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, मतलब वहां यहाँ अब वो जो डोनेशन आप दे रहे हो उसकी आपको 50% की डिडक्शन मिलेगी, लेकिन अगेन यहाँ पर भी हमें एडजस्टेड टोटल इनकम नहीं निकालनी। तो ये कहाँ कहाँ हो सकता है? जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। ठीक है, ये आपकी 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर आप डोनेशन देंगे, आपको 50% डिडक्शन मिलेगी विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। नाउ द थर्ड कैटेगरी, डोनेशंस क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अब ऐसा कब होगा कि जब आपको डोनेशन दिया है तो आपको अपने 100% मिल सकती है, लेकिन वो आपको कंडीशन है क्या? क्वालिफाइंग लिमिट। वो क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती थी? 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो एक तरफ डोनेशन वाला अमाउंट होगा जो आपने दिया और एक तरफ होगा 10% ऑफ योर एडजस्टेड टोटल इनकम। इन दोनों में से जो कम होगा आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, तो देखिए ये आप कहाँ कहाँ दे सकते हैं।
कहाँ कहाँ ये होगा? फर्स्ट आपने किसी गवर्नमेंट को दिया, किसी लोकल अथॉरिटी को दिया, इंस्टीट्यूशन को दिया, एसोसिएशन को दिया। किस लिए दिया? द पर्पस इज प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है। या फिर कोई कंपनी कोई सम पे करती है, डोनेशन देती है किसी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को या किसी दूसरी एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन को इंडिया के अंदर, जिसको एस्टैब्लिश किया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है। स्पोर्ट्स और गेम्स को डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, या द स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया। अगर कोई भी कंपनी किसी ओलंपिक एसोसिएशन को, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को जो स्पोर्ट्स को इनकरेज कर रही है, वेदर इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप, तो उन्हें भी क्वालिफाइंग जो लिमिट है वो 100% रिडक्शन है, क्वालिफाइंग डोनेशन है वो 100% है, बट सब्जेक्टेड टू द क्वालिफाइंग लिमिट। नाउ द लास्ट कैटेगरी जो हमने स्टडी की थी वो थी डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 50% रिडक्शन सब्जेक्टेड टू क्वालिफाइंग लिमिट। मतलब आप जो भी दोगे आपको उसका 50% मिलेगा, और आप उसके लिए आपने पहले क्या निकालना होगा? आपने 10% ऑफ अपना एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना होगा। तो ऐसा कब होगा? आपने वो डोनेशन कहाँ दिया? अगर वो डोनेशन आपने दिया किसी भी इंस्टीट्यूशन को और फंड को जो इंडिया के अंदर स्टैब्लिश किया गया है चैरिटेबल पर्पज के लिए, और अंडर सेक्शन 80G सब सेक्शन 5 के अंदर वो अप्रूव्ड होना चाहिए। सेकेंड है गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ एनी चैरिटेबल पर्पस अदर देन द पर्पस ऑफ प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग। आपने गवर्नमेंट को दिया, किसी लोकल अथॉरिटी को दिया, ठीक है, जो इन फंड्स का यूटिलाइज करेंगे, अदर चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज करेंगे, बट वो पर्पस फैमिली प्लानिंग नहीं होगा, मतलब प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग नहीं होगा। द अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड इन इंडिया बाय और अदर एनी अदर लॉ इनेक्टेड इधर फॉर द पर्पज। कोई भी अथॉरिटी को आपने डोनेशन दिया जिसका कंस्टिट्यूट किया गया है इंडिया में, किस पर्पज के लिए? फर्स्ट, डीलिंग विद एंड सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ हाउसिंग अकोमोडेशन, ठीक है, जो हाउसिंग अकोमोडेशन की जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई करती हैं, या प्लानिंग, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ सिटीज, टाउन्स और विलेजेस और बहुत, या किसी एक ऐसी अथॉरिटी को दिया है जो टाउन्स, विलेजेस या इन दोनों को ही प्लानिंग पे खर्च कर रही हैं, उनकी डेवलपमेंट पे खर्च कर रही हैं, इम्प्रूवमेंट पे खर्च कर रही हैं। नेक्स्ट, एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ अ माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ठीक है, ऐसी कॉर्पोरेशन जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की है और जिसका पर्पस है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के पीपल हैं, मेंबर्स हैं, उनकी इंटरेस्ट को प्रमोट करना। नेक्स्ट, फॉर रिनोवेशन और रिपेयर ऑफ एनी सच टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च और एनी अदर प्लेसेस एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी ऑफ हिस्टोरिक, आर्कियोलॉजिकल और आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस और टू बी अ प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऑफ रिनाउन थ्रू आउट एनी स्टेट और स्टेट्स, ठीक है। आपने जो फंड दिया है, जो आपने डोनेशन दी है, वो किस पर्पज से दी है? किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या कोई ऐसा अगर प्लेस जो जहाँ रिलीजियस भावनाएं जुड़ी होती हैं पर्सनल पीपल की, ठीक है, आप और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई भी है, ठीक है, वो हिस्टोरिक, आर्कियोलॉजिकल और आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस के लिस्ट में आता है, जहां पर लोग पूजा करते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में है। तो आपने अगर ऐसी किसी जगह पर आपने कोई भी डोनेशन दी है तो एक तरफ होगा वो डोनेशन का अमाउंट, ठीक है, जो भी आपने दिया उसका 50% कर देंगे, और दूसरी तरफ होगा आपका 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। इन दोनों में से जो लीस्ट होगा आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट डिडक्शन इज द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। देखिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G किसको मिलती है? ये मिलती है इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट, एक असेसी को। रेंट कब? जब उसे किसी असेसी को उसके HRA क्लेम, उसको HRA रिसीव नहीं होता, ठीक है, मतलब असेसी किराए पर रहता है लेकिन उसे HRA नहीं मिलता, तो उस केस में वो जो उन्होंने रेंट पे किया है उसकी जो डिडक्शन ले सकते हैं 80G के अंदर ले सकते हैं, सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशन, ठीक है। लेकिन वो डिडक्शन के लिए आपको पहले कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आपको देखनी होंगी, ठीक। तो नाउ क्वांटम ऑफ डिडक्शन। अब ये डिडक्शन कितनी मिलती है? देखिए, 3 कंडीशन होती हैं, 3 कंडीशंस हैं। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। तो पहला कैसे निकालते हैं? एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द असेसी बिफोर अलाउइंग द डिडक्शन। देखिए,
एक तरफ पहले आप निकालें, कैलकुलेट करेंगे अपना एक्चुअल रेंट, आपने कितना किराया दिया, ठीक है, उसमें से रेंट में से आप लेस कर देंगे 10% ऑफ द टोटल इनकम। आपकी जो भी टोटल इनकम है, ध्यान रखना आपने अभी कोई डिडक्शन नहीं करनी इनकम से, आपकी ग्रॉस जो इनकम है आप उसका 10% निकाल दीजिए। सपोज कीजिए एक असेसी है, उसकी जो टोटल इनकम है वो है 5 लाख, ठीक है, और एक्चुअल रेंट पे वो 10,000 रेंट पे करते हैं पर मंथ, 10,000 रेंट पे कर रहे हैं। हम सारी कैलकुलेशन इनकम टैक्स में एनुअली करते हैं, तो 12 मंथ्स का रेंट कितना हो गया मेरा, 1,20,000। समझ आया? 10,000 रुपये महीने वो किराया दे रहे थे, 12 महीने का किराया हो गया 1,20,000 रुपये। ठीक, अब हमारी पहली कंडीशन क्या कहती है, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द असेसी बिफोर अलाउइंग द डिडक्शन। चलिए एक्चुअल रेंट कितना हो गया मेरा, देखिए 1,20,000 माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम मैंने बोली मेरी 5 लाख है, 5 लाख का 10% कितना हो गया 50,000। तो यहां से 1,20,000 में से जब आप 50,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा जो आंसर आया वो आया 70,000। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है 25% ऑफ सच टोटल इनकम arrived at after making all deduction under chapter 6A but before making any deduction under this section। देखिए अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मैं सिंपल टर्म्स में बोलूंगी। दूसरी कंडीशन क्या है, आपने अपनी पहले एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी है। अब एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना हम सीख चुके हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से आप लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U की, एक्सेप्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। 80G से रिलेटेड डिडक्शन कोई लेस नहीं होगी, बाकी डिडक्शन लेस कर दीजिए। ये आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम आई, इस एडजस्टेड टोटल इनकम का आप 25% निकाल देंगे। ठीक है, दूसरा अमाउंट आ गया। थर्ड होता है 5,000 पर मंथ, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, 5,000 पर मंथ, तो आपका ईयरली कितना हो गया 60,000। तो इन तीनों में से जो भी आपका लीस्ट आएगा उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80GG। अब 80GG कंडीशन लेने के लिए, इस डिडक्शन को लेने के लिए आपको कुछ कंडीशंस को पहले पूरा करना होगा। अब वो कंडीशंस क्या होती हैं, फर्स्ट जो भी असेसी का जो भी खर्चा हुआ है, ठीक है, रेंट के लिए, चाहे वो उसने फर्निश लिया हो या अनफर्निश लिया हो, जो भी उन्होंने लिया है वो उनकी जो टोटल इनकम का 10% है ना उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ध्यान रखें, ये जो हमने टोटल इनकम, मैंने यहाँ पे जो वर्ड बोला है ये कैसे निकलेगी, ग्रॉस टोटल इनकम में से आप सारी डिडक्शंस लेस कर देंगे, मतलब एडजस्टेड टोटल इनकम ही बोलूं मैं यहाँ पे, सॉरी ग्रॉस नहीं बोलूंगी। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, आपका जो रेंट है, जो भी आप खर्चे कर रहे हो, वो आपका खर्चे आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% से ज्यादा होने चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि अकोमोडेशन शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द असेसी फॉर द पर्पस ऑफ हिज ओन रेजिडेंस। मतलब असेसी जिस घर का आप किराया ले रहे हो ना, आप असेसी वहां पर खुद रह रहे हो। थर्ड कंडीशन है assessee or his spouse or his minor child or a HUF of which he is a member should not own any other accommodation at the place where he ordinarily resides or perform duties of his office or employment or carries on his business or profession। means assessee खुद, assessee के spouse, उनके कोई माइनर चाइल्ड है या कोई HUF का मेंबर, जो अगर वो HUF से बिलोंग करते हैं, उनके पास जिस जगह पर वो रह रहे हैं, अपनी ऑफिस ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं, वहां पर अपना खुद का कोई घर नहीं होना चाहिए। अच्छा, 80GG की डिडक्शन अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो आपने पहले फॉर्म 10BA भी भरना होगा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGA। 80GG की जो डिडक्शन मिलती है वो मिलती है आपकी इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। दो जगह आप मतलब डोनेशन दे सकते हैं, या तो आप कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए दे रहे हैं या आप रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई भी डोनेशन दे रहे हैं, तो वो डिडक्शन, उस डोनेशन के लिए जो आप डिडक्शन क्लेम करेंगे वो क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 80GGA। तो नाउ फर्स्ट एलिजिबल असेसी, देखिए कोई भी असेसी इस डिडक्शन को ले सकता है एक्सेप्ट द
person who is having income chargeable under the head profits and gains of business or profession. मीन्स अगर असेसी कोई भी इनकम अर्न कर रहे हैं फ्रॉम द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो वो 80 जीजीए की डिडक्शन नहीं ले सकते, बाकी सभी लोग इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं. एलिजिबल डिडक्शन. अब एलिजिबल डिडक्शन क्या है, मतलब क्या कंडीशंस है आपको क्या इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए. देखिए, आप ये डिडक्शन दे सकते हैं किसी रिसर्च एसोसिएशन को दे सकते हैं, और वो जिस एसोसिएशन को आपने दिया है ना रिसर्च एसोसिएशन का, उसका जो पर्पस है वो क्या है, साइंटिफिक रिसर्च है, वो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं. या फिर किसी यूनिवर्सिटी को आपने दिया, किसी कॉलेज को दिया, या किसी इंस्टीट्यूशन को दिया, अगेन पर्पस इज सेम फॉर द साइंटिफिक रिसर्च. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है, हाँ जी, सेकेंड पॉइंट में भी आप अगेन डोनेशन जो दे रहे हैं किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ही दे रहे हैं, लेकिन यहां पर जो पर्पस है ना, वो पर्पस है सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च. ऊपर था साइंटिफिक रिसर्च और यहां पर है रिसर्च इन सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च. तो अगेन आप किसी रिसर्च एसोसिएशन को भी दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी को पे कर सकते हैं, कॉलेज को दे सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को दे सकते हैं जो सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च को कैरी कर रहे हैं, तो आप एटीजीजी के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं. थर्ड है एनी सम पेड टू अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और अ लोकल अथॉरिटी और टू एन एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन. आप ये सम आपने सम किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी को दिया, किसी लोकल अथॉरिटी को दिया, या फिर किसी एसोसिएशन को दिया, या किसी इंस्टीट्यूशन को दिया जो अप्रूव्ड है किससे, बाय द नेशनल कमेटी. नेशनल कमेटी ने उसे अप्रूव किया हुआ है किस लिए, फॉर कैरिंग आउट एनी एलिजिबल प्रोजेक्ट और स्कीम्स. ठीक है, कि वो जो एलिजिबल गवर्नमेंट के अंदर स्पॉन्सरशिप प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्कीम्स होती हैं, वो उनको कैरी करते हैं जिन इंस्टीट्यूशन को आपने डोनेशन दी है. And any sum paid by the assessee in the previous year to the National Urban Poverty Eradication Fund. अगर एक assessee previous year में नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड के अंदर कोई भी डोनेशन देते हैं, तो वो सेक्शन 80 जीजीए के अंदर अपनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. ठीक है. अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं डिडक्शन की. यस. अब वो डिडक्शन की रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, सबसे पहली तो वही हमने ऊपर भी पढ़ी थी कि आप जो डिडक्शन यहां ले रहे हैं आप उसे कहीं और क्लेम नहीं कर सकते. दूसरा, अगर आप 10,000 से अबव की डोनेशन दे रहे हैं तो दैट विल नॉट बी अलाउड इन द फॉर्म ऑफ कैश. मींस 10,000 से ज्यादा की ऊपर डोनेशन आपको कैश नहीं देनी है. मैक्सिमम 10,000 तक ही कैश दे सकते हैं. इससे ऊपर आप बाय चेक, बाय डीडी, बाय एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड आप डोनेशन दे सकते हैं. Next deduction is deduction in respect of contribution given by any person to a political party under section 80GGC. सेक्शन 80GGC के अंदर कौन डिडक्शन क्लेम कर सकता है, जिन्होंने कोई भी डोनेशन दी है, कंट्रीब्यूशन दिया है. ठीक है, किसको, पॉलिटिकल पार्टीज को. और ये जो डोनेशन है वो दे कौन रहा है, एनी पर्सन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे डोनेशन कौन दे रहा है, एनी पर्सन. चलिए, एलिजिबल असेसी एनी सम कंट्रीब्यूटेड प्रीवियस बाय एनी पर्सन टू अ पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट. ठीक है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को दीजिए या किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट को दीजिए. अब ये पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट होता क्या है. देखिए, पॉलिटिकल पार्टी मीन्स एनी कोई भी पार्टी जो रजिस्टर्ड है अंडर द एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. जिस भी पार्टी ने अपने आप को इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करा लिया वो एक पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी. नाउ इलेक्टोरल ट्रस्ट किसे कहते हैं. इलेक्टोरल ट्रस्ट एक नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है जिसे इंडिया के अंदर क्रिएट किया जाता है फॉर ऑर्डरली रिसिप्ट ऑफ द वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी पर्सन. ठीक है, जो क्या करती हैं, वॉलंटरी, जो लोग अपनी मर्जी से कोई भी डोनेशन देना चाहते हैं उनको डोनेशन को ये लेती हैं और फिर इसको कहाँ दे देती हैं, उस जिस पार्टी के लिए उस पर्सन ने दिया उस पार्टी तक ये उस डोनेशन को पहुंचा देती हैं. ठीक है, तो ऐसे इनमें से किसी को भी डोनेशन दे सकता है. इन एलिजिबिलिटी, ये जो डिडक्शन है ये विल नॉट बी अवेलेबल टू अ लोकल अथॉरिटी एंड एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होली और पार्टली फंडेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये डिडक्शन किसको नहीं मिलेगी, किसी लोकल अथॉरिटी को नहीं मिल सकती, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को नहीं मिल सकती. कौन सी, जिसके या तो पूरी तरीके से या पार्टली गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन एक इसकी और है,
नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ कैश। देख लिए, ठीक है, बोला है अगर आपने कोई भी कैश में डोनेशन दी तो आपको उसकी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम, दैट इज, अब हम न्यू सेक्शन पे आ गए हैं, सेक्शन 80 QQB। सेक्शन 80 QQB जो डील करता है वो डील करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम ऑफ द ऑथर्स ऑफ सर्टेन बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वो टेक्स्ट बुक के ऑथर हैं तो वो यहाँ पर नहीं क्लेम करेंगे। टेक्स्ट बुक के अलावा अदर जो दूसरी बुक्स हैं वो मेंशन है लिस्ट है, उसमें कौन कौन सी बुक्स हो सकती हैं। आप उन बुक्स के ऑथर हैं, आपको रॉयल्टी मिलती है, तो आप जो डिडक्शन क्लेम करेंगे वो क्लेम करेंगे सेक्शन 80 QQB। तो एलिजिबल एसएससी कौन है? कोई भी इंडिविजुअल इस डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या है? देखिए, फर्स्ट है, एक तरफ आपकी इनकम जो आपने एज अ रॉयल्टी ली रिसीव की है, और दूसरी तरफ है ₹3 लाख। इन दोनों में से जो कम होगा आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। नाउ एलिजिबल इनकम। अब एलिजिबल इनकम क्या, कौन सी इनकम को हम कहेंगे कि हाँ ये आपने इनकम एलिजिबल है आपकी जो अर्न की है। इनकम में बी रिसीव इधर बाय वे ऑफ लमसम कंसिडरेशन फॉर द असाइनमेंट और ग्रांट ऑफ एनी ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द कॉपीराइट ऑफ एनी बुक। ठीक है, आपने अपनी बुक लिखी, आपने उसका कॉपीराइट दिया, उस कॉपीराइट के बदले में आपको जो भी लमसम पेमेंट रिसीव की, ठीक है, दैट विल बी योर एलिजिबल इनकम। दूसरा, ये जो बुक आपने लिखी है दैट शुड बी अ वर्क ऑफ लिटरेसी, लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर और ऑफ रॉयल्टीज और कॉपीराइट फीस। ठीक है, इस आपका जो वर्क है वो लिटरेरी हो सकता है, आर्टिस्टिक हो सकता है, साइंटिफिक नेचर का हो सकता है, और उसी के लिए आपको ये रॉयल्टी और कॉपीराइट फीस मिली है। नाउ डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड। अब 80 QQB के अंदर कौन सी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी वो देख लें। रॉयल्टी इनकम रिसीव फ्रॉम ब्रशर्स, commentaries, diaries, guides, journals, magazines, newspaper, pamphlets, textbook for schools, tracts and other publications of similar nature। अगर आपको रॉयल्टी इनकम मिली है इनमें से किसी भी सोर्स से तो वो 80 QQB के अंदर डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। मैनर ऑफ कंप्यूटेशन, अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं इसके। देखिए, द अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनकम, एलिजिबल इनकम मतलब आपने जो भी रॉयल्टी ली है या कॉपीराइट फीस रिसीव की है, ठीक है, अदर देन बाय वे ऑफ लमसम, मतलब आपने एक साथ नहीं ली, लमसम नहीं लिया, आपको वो फ्रैक्शंस में अलग अलग पार्ट पर टाइम पर मिली है। बिफोर अलाउइंग एक्सपेंसेस टू सच इनकम शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि एलिजिबल इनकम का जो अमाउंट है हम कैसे निकालेंगे, आपने उसमें से कोई भी एक्सपेंस लेस नहीं करना, ठीक है। आपकी जो बुक्स सोल्ड हुई हैं उसका आप 15% निकाल देंगे। जितने भी अमाउंट की वैल्यू की आपकी बुक्स सोल्ड की हैं आपने रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, आप उसका 15% निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये 15 पर जो आपकी एलिजिबल इनकम है ना वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकती जो आपने अभी अमाउंट कैलकुलेट किया है। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस क्या हैं। फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेट इन फॉर्म 10 CCD, ठीक है, आपने एक फॉर्म भरना है अपनी रिटर्न के साथ 10 CCD। सेकेंड, वेयर द असेसी अर्न एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, अगर आप इंडिया से बाहर से कोई भी इनकम अर्न कर रहे हैं, ही शुड ब्रिंग सच इनकम इनटू द इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। तो आपने उस जो भी आपने इनकम अर्न की है आपने उसे इंडिया के अंदर लाना है, और कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज मतलब उसे आप रुपीज की टर्म्स में कन्वर्ट कर सको विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर की वो इनकम है उसके 6 महीने के अंदर, जब प्रीवियस ईयर एंड हुआ उसके 6 महीने के अंदर आपने इस पैसे को इंडिया के अंदर लाना है, ठीक है। और किस फॉर्म में लाना है? कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में आपने इसको लाना है, ठीक है। तो इन दिस वीडियो वी विल स्टॉप हियर। आई होप it's clear to all. In the next video we will continue our other deductions. Thank you very much.